जय हिंद। आप लोग के सामने आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग के सामने आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लेकर आए हैं। ठीक है, इसके हम लोग समझते हैं किससे करते हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं किसको है, तो हम लोग लिखेंगे जो पदार्थ अकेले या किसी अन्य के साथ, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, ये अकेले पदार्थ रहेगा या फिर किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलेगा और इससे नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं पदार्थ में, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिए तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए आराम से हम लोग समझते हैं, किसी को गलती नहीं होगा। एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे माटी ले लिए। ठीक है, और माटी में पानी डाल दिए, मिट्टी होता मिट्टी में पानी डाल दिए, तो मिट्टी में पानी डालने के बाद वो गीला हो जाएगा और गीले करने के दौरान उसको हम जब अच्छी तरह से सुखा देंगे, एक सांचा में ढाल देंगे, तो उससे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि एक ईंट का निर्माण होगा। ठीक है, क्या चीज का निर्माण होगा, एक ईंट का। तो हम लोग क्या देखे कि ईंट को बनाने में दो पदार्थ में भाग लिया, एक मिट्टी और एक जल ले लिए। ठीक है, दो पदार्थ हुआ। तो उसी तरह से यहाँ है कि जो पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जो पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उससे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, या गैस का निर्माण होगा। तीसरा कुछ हो जाएगा, गैस का निर्माण। ठीक है, तीसरा गैस का उत्सर्जन। निर्माण क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है, या फिर गैस का अवशोषण होगा, गैस का अवशोषण होगा। ठीक है, गैस का अवशोषण होगा। और चौथा होता है तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन, तापमान में। ठीक है, यानी कि हम लोग देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने के दौरान कितने चीजों का परिवर्तन हो जाता है, चार। ठीक है, चार परिवर्तन होती है। पहला अवस्था में, जैसे हम लोग देखे, एक मिट्टी लिए थे और जल लिए थे, तो मिट्टी की पहले अवस्था अलग थी, जल की अवस्था अलग, दोनों को मिलाकर एक नए सांचा के रूप में निर्माण करेंगे, ईंट जिसको बोलेंगे। तो वह दोनों की अवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न होगा। फिर उसके बाद रंग में परिवर्तन, उसका रंग में परिवर्तन आ सकता है। फिर गैस का उत्सर्जन होगा, मतलब चाहे तो गैस निकलेगा या फिर गैस का अवशोषण होगा। ठीक है, गैस को खींचेगा। फिर अगला हो जाएगा तापमान। अगला क्या हो जाएगा, तापमान। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया मतलब हम लोग अब बोलेंगे रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ लीजिए। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को संकेत के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखेंगे, संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग पहले तो रासायनिक अभिक्रिया ही देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम लिए हाइड्रोजन गैस H2 और ऑक्सीजन गैस O2। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ हम लोग दो पदार्थ लिए, दो पदार्थ कौन कौन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों गैस ही है। लेकिन जब हम ये मिलाते हैं तो मिलाने के दौरान क्या बनता है मेरा, H2O। क्या बनता है, H2O। H2O मतलब जल। ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O बन जाता है। अब देखिए पहले क्या था, गैस, ये भी क्या था, गैस। दोनों को गैस से बदल कर क्या बन गया, जल। यानी कि अब किस अवस्था में हो गई, द्रव अवस्था में हो गई। और दोनों किस अवस्था में थे, गैस की अवस्था में। गैस, ये भी क्या था, गैस। यानी हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में
पदार्थ जो भाग ले रहे थे एक नया गुणधर्म बन रहा था, नया गुणधर्म वाले पदार्थ बन रहा था। अब इसका अवस्था गैस की थी, इसका भी गैस की थी, अब बन कुछ गया, द्रव की अवस्था बन गया, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में 4 परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति होगी या गैस का अवशोषण होगा, फिर तापमान में परिवर्तन। देखिए ये जो हम लोग लिखे हैं इसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। लेकिन जब हम यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन लिखते हैं। इसके दौरान इधर लिखते जल। जब इस तरह के अभिक्रिया को लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया और समीकरण में आप लोग को समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया, ये हो गया अभिक्रिया, यानी कि एक जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ लिखवाए थे, जब कोई पदार्थ जो होता है अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को जब संकेत के रूप में लिखा जाता है, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में 4 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो इसका द्रव्यमान, ठीक है, जो पदार्थ भाग लेता है, पहले हम लोग देखेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया था तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? अभिकारक। अब इसके बाद जो नया उत्पाद बनता है, ठीक है, अभिकारक कहते हैं। और इसके आगे लिखेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या बोल देंगे? अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद। जैसे हाइड्रोजन, जल क्या हो गया? प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये चीज को देख लेते हैं कि अभिकारक किसका कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। अभिकारक हो गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, प्रतिफल कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। न तो द्रव्यमान का निर्माण होगा और न ही द्रव्यमान का विनाश होगा। ठीक है, न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में लेते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। तो रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि एकदम आसान। हम लोग क्या देखेंगे? तो पहला नंबर पर देखेंगे कि अभिकारक, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल के बीच, प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। बीच किसका चिन्ह दिया जाएगा? तीर, तीर का चिन्ह दिया जाता है। ठीक है, और ये चिन्ह जो होती है वो हमेशा प्रतिफल की ओर इंडिकेट करती है। किधर के ऊपर इंडिकेट करेगी? प्रतिफल। ऐसे नहीं है कि तीर के चिन्ह को हम लोग एने की ओर घुमा देंगे। ठीक है, हमेशा किसकी इंडिकेट करेगी? प्रतिफल की ओर इंडिकेट करती है, दर्शाती है। यानी कि देखिए ये दोनों क्या था? अभिकारक, और ये क्या था? प्रतिफल। तो ये लिखा अभिकारक और प्रतिफल के बीच हमेशा तीर का चिन्ह दिया जाता है। तीर का चिन्ह दे दिए। दूसरा हो जाएगा कि यदि अभिकारक, यदि अभिकारक, अभिकारक
एक से अधिक होता है, क्या होगा, एक से अधिक होती है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है, उनके बीच किसका चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। और यदि प्रतिफल भी अधिक हो जाते हैं, एक से अधिक हो जाएंगे, यहाँ तो एक बना था, लेकिन जब एक से अधिक हो जाते हैं तो इनके बीच भी किसका चिन्ह दिया जाता है, प्रतिफल का अधिक, प्लस का चिन्ह दिया जाता है। और चौथा नंबर पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर लिखी जाती है, तीर के दाईं ओर लिखी जाती है प्रतिफल, ठीक है। प्रतिफल को हमेशा कहाँ लिखते हैं, हमेशा तीर के, जो तीर का चिन्ह होता है, तीर के बाईं ओर लिखी जाती, दाईं ओर लिखी जाती है, तीर के दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर लिखे जाते हैं, ठीक है, वो लिखेंगे प्रतिफल को। और अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, तीर के हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। ये सभी सारी की सारी क्या था, समीकरण को लिखने की नियम थी, विधियां थी, ठीक है। और इस तरह आप लोग को बता दिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं समीकरण को लिखने की, समीकरण संतुलित है या असंतुलित, इसकी जांच करने के लिए। तो जिस रासायनिक समीकरण में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं, इसका द्रव्यमान अगर समान होगा उससे बोलेंगे संतुलित समीकरण, अगर द्रव्यमान समान नहीं होगा उसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए इस समीकरण में हाइड्रोजन भाग लिया था, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2, और ऑक्सीजन का भी कितना है, 2। लेकिन जब हम लोग प्रतिफल में देखते हैं तो प्रतिफल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 नहीं है, यानी कि यह समीकरण जो है यह संतुलित नहीं है। आगे बात समझिए, तो समीकरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या कहेंगे, जिनका द्रव्यमान दोनों तरफ, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल तरफ दोनों तरफ समान होता है उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण, और जिसका द्रव्यमान दोनों तरफ समान नहीं होता है उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग के इस पूरे चैप्टर में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में कितने रासायनिक अभिक्रियाओं को याद करना है, ठीक है, कितने रासायनिक अभिक्रिया को याद रखना है। तो हम लोग को याद रखना है, पहला नंबर पर लिख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, संयोजन। दूसरा नंबर पर आ जाता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर पर वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर पर देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, कुछ होता है विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा नंबर पर हो जाता है, चौथा नंबर पर द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन, और द्विविस्थापन को कहते हैं उभय विस्थापन, एक ही चीज लगभग है दोनों। अब इसके बाद पांचवा जो आता है वो पांचवा नंबर पर आपको याद रखना है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। पांचवा नंबर पर क्या याद रखना है, अपघटन अभिक्रिया। और छठा नंबर पर विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। इस 6 अभिक्रिया के बारे में, सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, इसी में हम लोग को पढ़ना होगा। छठा नंबर पर हो गया। सातवां नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, सातवां नंबर पर क्या इसका पढ़ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। किसको पढ़ना है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 अभिक्रिया आ जाती है, एक उपचयन और एक अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। इसके बाद हम लोग 8वें नंबर पर पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और 9वें नंबर पर पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग ये देखिए कि पूरे चैप्टर में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में हम लोग कितने अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, 9 अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। और ये 9 अभिक्रिया में से किसी न किसी का एग्जाम में पूछना दम 100% गारंटी है। ये 9 अभिक्रिया में कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, बाकी डिटेल्स अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट में क्या
इस संयोजन अभिक्रिया के कहेंगे तो ध्यान से देखिए, इसका नाम लिखा है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है मिलना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व होंगे जो आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तो उस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगा, संयोजन। अगला वियोजन। वियोजन मतलब होता है अलग हटना, दूर हटना, यानी कि एक तत्व होगा जिससे दो अलग अलग तत्व टूट जाएंगे, एक यौगिक होगी जिससे दो अलग अलग तत्व टूट जाएंगे। तो वियोजन का मतलब होता है अलग होना, यानी कि इसमें इस अभिक्रिया हम लोग देखेंगे कि अलग टूटेगा। फिर है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हट जाना, ठीक है। यह एक तत्व से मतलब एक यौगिक होगा, उससे एक अन्य तत्व हट जाएगा, तो उसको बोलेंगे विस्थापन। द्विविस्थापन जब दो बार हटेगा, ठीक है, दो तत्व एक ही अभिक्रिया में, एक ही समीकरण में जब दो बार दो तत्व अलग अलग हटेंगी तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन। अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना। विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत के द्वारा टूटेगा। इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में बताया दो आते हैं, एक उपचयन और एक अपचयन। तो उपचयन की अभिक्रिया कब होती है और अपचयन की अभिक्रिया कब होती है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसे बता देते हैं, उपचयन अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, और अपचयन अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी कि एक में ऑक्सीजन जुटेगा और एक में निकलेगा, ठीक है। अगला है ऊष्माक्षेपी, यानी कि इस अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा उत्सर्जित होगी, क्या होगी, उत्सर्जित, तो उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। फिर अगला अभिक्रिया हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, ठीक है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग 9 अभिक्रियाओं को देखेंगे, और ये 9 अभिक्रियाओं में से किसी न किसी के एग्जाम में पूछने की 100% तक गारंटी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।